Now, in this particular slide, you can see three categories. The first category is manufacturer and trader. If you are a manufacturer and trader, and if you want to go to composition scheme, what is the turnover and other thing we will discuss in further slides. But लेट्स फर्स्ट सी कि रेट क्या आ रहा है, आपको किस रेट से टैक्स देना है, क्योंकि टर्नओवर सिर्फ आपका कंपोजिशन में कवर हो जाएगा और अपने आप उस पर्टिकुलर स्कीम को ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो टर्नओवर है, आपका जो रेट है, वो क्या आपके बिजनेस के लिए आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मैच करेगा या नहीं। तो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स, पहले ये डिफरेंट रेट हुआ करती थी, इट यूज्ड टू बी 1% एंड 2%। गवर्नमेंट ने इसे अमेंड करके 1% कर दिया। अगर आप मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर है, यू कैन गो इनटू दिस स्कीम विद सच सर्टेन टर्नओवर and you need to pay tax at the rate of 1%. We are not discussing CGST, SGST, it is visible in the presentation. So 1% is the net amount of tax liability that you need to pay if you are in composition scheme and you are manufacturer and trader. Second, restaurant not serving alcohol. If you are into the business of restaurant, though restaurant is categorized as a service, but for this particular scheme, you are allowed to take the you are allowed to opt for this scheme. If you are in restaurant business and you are not serving alcohol, then the rate of composition scheme is 5%. You will have to pay 5% for the total outward supply, and you can enjoy this particular scheme. So this is basically about traders, manufacturer, and restaurant. But a very newly introduced scheme by the CBIC is for other service providers. Now, what is other service providers? We will discuss in further slides. But to briefly explain you in simple words, बात सिंपल सी ये है कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर तो माल बेच रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले को स्पेसिफिकली यहाँ पे परमिशन दे दी गई है। तो व्हाट अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्हाट अबाउट द डॉक्टर्स, और व्हाट अबाउट द अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, what they can how they will get this particular scheme, why how they will enjoy this particular simple scheme of composition. So for that particular purpose, government has introduced a new scheme, that is other service providers, जहां पे आप 6% 6% देके आप इस पर्टिकुलर स्कीम का एंजॉय पर्टिकुलर स्कीम को एंजॉय कर सकते हैं। बट again there is some restriction, there are some limitation, and there is also a restriction of turnover. So we will discuss that. So to conclude this particular slide, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर अगर आप हैं तो आपको 1% देना है, और अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं बट अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं तो आपको 5% देना है। और अगर आप अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स का मतलब ये भी है कि जो आप ऊपर कवर नहीं हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में जो कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में है, वहां पे जो कवर नहीं हो रहा है और रेस्टोरेंट में कवर नहीं हो रहा है, वो यहाँ कवर हो जाएगा। राइट, मूविंग अहेड। नाउ हमने बात किया मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का, बट मैंने बार बार कहा कि कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंडेशंस हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, देयर आर सम कैटेगरीज जहां पे आपको ये पर्टिकुलर स्कीम अवेल करने नहीं दिया जाएगा। कब? पहला, अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम हो, मैन्युफैक्चरर, प्लीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड मैन्युफैक्चरर। अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम हो, आप मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला हो, और आप अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ तंबाकू हो, तो आपको ये स्कीम अलाउ नहीं की जाएगी। नाउ व्हेन आई से मैन्युफैक्चरर, why I'm stressing on the word manufacturer, the basic reason behind this particular thing is कि अगर आप ट्रेडर हो आइसक्रीम की, अगर आपका कोई आइसक्रीम पार्लर है, आपका कोई आइसक्रीम का रेस्टोरेंट है, या आपका कोई टेक अवे आइसक्रीम का काउंटर है, तो यू आर अलाउड दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो इन द सेम वे, if it is pan masala and tobacco, you cannot take this particular scheme. So this is first limitation of this particular scheme. Second, a person making interstate supplies. See, मैंने अपने प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में ही बोला था, I cannot discuss the advantage or disadvantage of this particular scheme because it is totally on you and your business, what business you are in, right? So अगर आपका business, मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल में हूं और अगर मुझे वेस्ट बंगाल में ही सारे गुड्स बेचने हैं, वेस्ट बंगाल में ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, देन यस दिस कैन बी अ गुड स्कीम फॉर मी। बट अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आता है कि राजस्थान से कोई ऑर्डर आ गया कि भैया आप मेरे को एक गाड़ी माल भेज दीजिए एंड द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर that particular goods can be 50 lakh, 60 lakh or 70 lakh, whatever it is, then I am not allowed to send these goods if I am in composition scheme.
मैं वापस से बता देता हूँ, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है, बिकॉज ये आपके बिजनेस के दायरे को लिमिटेड कर देता है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं और आप बाहर माल बेचना चाहते हैं, तो आपको ये स्कीम अलाउड नहीं होगी। और अगर आपने ऑलरेडी ये स्कीम अवेल कर ली है और आपने ऐसी कोई सप्लाई कर दी है, तो आपको इस पर्टिकुलर स्कीम से मान लिया जाएगा कि आप बाहर हो गए, और बाहर होने के क्या कंसिक्वेंसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल है कि अगर आपका बिजनेस स्टेट में चल रहा है और आप उससे खुश हैं, आपका टर्नओवर जो अलाउड है उस तक है, तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम को एक एडवांटेजेस स्कीम मान सकते हैं। बट अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे बाहर से भी यू कैन एक्सपेक्ट कि सम पीपल विल कम एंड आस्क कि भैया ये माल भेज दीजिए, हमें हमें राजस्थान में भेज दीजिए, बिहार, बंगाल, कहीं भी भेज दीजिए, so you should not take this particular scheme, because you are not allowed to take this particular scheme. Again, if there is a CTP or a non-resident taxable person, what is a CTP? इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं जाएंगे, ये अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम सिंपल भाषा में अगर समझे, CTP वो होते हैं, मान लीजिए मेरा बिजनेस बंगाल में है, नाउ आई एम मूविंग टू आसाम and I see there is some project which can be done in a period of 2 or 3 months, then I can take a registration as CTP out there. Now, if you are taking a registration as CTP, you cannot go into the scheme of composition. You will have to be in the regular scheme only, right? And non-resident taxable person के केस में भी सेम है, आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा हम देख रहे हैं कि Amazon, Flipkart, everywhere we are selling goods. If we are selling goods from Amazon, Flipkart, Snapdeal, but our turnover is 10 lakh, 20 lakh or 15 lakh or maybe 10,000, 15,000, whatever, then sir आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ये पूरा एकदम स्पेसिफिकली क्लियर हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं या बहुत सारे हम लोग जब सेमिनार लेने जाते हैं तो बहुत सारे जिनको क्वेश्चन होता है कि हम तो ई कॉमर्स ऑपरेटर। यस, somebody saying something? No, Vishal ji, you continue. Okay, so when we go to various organizations and we talk about this particular line, that business which supply goods through an e-commerce operator, they won't be allowed this composition scheme. See, जैसे ही आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर में, आप मान लीजिए मेरा एक क्लाइंट है जो अमेजोन में डील करना चाहता है, अमेजोन के साथ बिजनेस करना चाहता है, तो उसने जैसे ही उस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन किया, उस क्लाइंट को पता नहीं है कि ऑर्डर तमिलनाडु से आने वाला है, वेस्ट बंगाल से आने वाला है, आसाम से आने वाला है या कौन से स्टेट से आने वाला है। तो आपको नहीं लगता कि वो पॉइंट नंबर 2 में ही चला जाता है कि वो पर्सन कैन नॉट मेक इंटर स्टेट सप्लाईज, वो अपने स्टेट की बाहर की सप्लाई कर ही नहीं सकता है। तो अगर कंपोजिशन स्कीम है और अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो सर आपको रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम जब हम बोलते हैं स्मॉल बिजनेसमैन, इट इज वेरी स्मॉल बिजनेसमैन। स्मॉल बिजनेसमैन का सोच भी स्मॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते सर। आपको बाहर बेचना नहीं बेच सकते, आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचना नहीं बेच सकते, आपको एज अ ट्रेडर कुछ सर्विसेज देनी है तो भी लिमिटेड सर्विसेज आप दे सकते हैं, वो भी कितनी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कंपोजिशन स्कीम मैं हर स्लाइड के साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपको बताऊंगा। कंपोजिशन स्कीम अगर आपको लेना है, पहले आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस का टर्नओवर आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, क्या आप अपने सेम स्टेट में सेल करेंगे। तीसरी बात, क्या आपका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। फ्यूचर प्लान मैं जब फ्यूचर प्लान की बात कर रहा हूँ, मैं 2 साल की नहीं, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर आपको चेंज करने में बहुत सारे कंप्लायंसेस है, बहुत सारी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बट आपको ये चीज मैं वापस बता देता हूँ, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और टबैको ही है मैन्युफैक्चरर। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड ट्रेडर, राइट। सो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यू आर अलाउड टू अवेल दिस पर्टिकुलर स्कीम। मूविंग अहेड, नाउ वी टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की बात अब करेंगे कि कंपोजिशन स्कीम लेना तो चाहते हैं, पर मिल जाएगा क्या। कंपोजिशन स्कीम हम लेना चाहते हैं, बट कैन वी गेट दिस पर्टिकुलर स्कीम। सी, इस स्कीम को 2 तरह के लोग लेंगे, पहला जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, दूसरा जो नए से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो नए से जो रजिस्टर करना चाहते हैं, वो तो उसके लिए मेरा मानना है, दो इसमें मैंने लिखा है बिकॉज ये एक्ट की लैंग्वेज है, मेरा ये मानना है उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे तो टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑन द सेम डे ही इज नॉट अवेयर व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द सेल्स दैट ही विल बी हैविंग इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। सो अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो साल के कोई भी
साल के दौरान कभी भी आप ये कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं, बट the day in the same financial year, if you cross the turnover of 1.5 CR, अगर मान लीजिए मैं 19-20 की बात कर रहा हूँ जो अभी खत्म हो गया है, 19-20 में मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं आसाम में एक ट्रेडिंग फर्म करना चाहता हूँ। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन लिया अप्रैल 2019 में, उस टाइम मुझे पता नहीं कितना टर्नओवर होना है और क्या होना है, और फरवरी 2019 में आते आते मेरा टर्नओवर 1.51 हो गया, दैट इज 1,51,00,000 हो गया। नाउ व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस दैट आई एम फेसिंग? आपको उसी टाइम खुद से डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि सर हमारा जो कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर था वो क्रॉस हो गया है, नाउ हमारा कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर क्रॉस हो गया है, नाउ हमें रेगुलर स्कीम में जाना है। तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में जाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं, वो हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं हो। तो ये तो था न्यूली रजिस्टर्ड बिजनेसमैन जो पहली बार बिजनेस करेगा। और जब मैं पहली बार बिजनेस करेगा बोलता हूं ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा वो पहली बार जीएसटी में कोई बिजनेस करेगा, मैं बोलना चाह रहा हूँ। व्हाट आई मीन टू से इज, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका ऑलरेडी किसी और उसी पैन में किसी और तरह का बिजनेस है उसके पास। अगर किसी और पैन में बिजनेस है तो वो टर्नओवर भी इसी में कंसीडर कर लिया जाएगा, और वो अगर उस पर्टिकुलर पैन में कंपोजिशन स्कीम में है तो यहाँ भी कंपोजिशन स्कीम में आएगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं तो सेम एग्जांपल, अप्रैल 2019 में मैं असम में अपने एक कपड़े की दुकान खोलना चाहता था, तो मैंने वो कपड़े की दुकान खोली और कंपोजिशन स्कीम लिया और वहां पे 30 से 40 लाख का टर्नओवर मैंने किया। फाइन, 30-40 लाख का टर्नओवर हो गया मेरा, बट सडनली मेरा मन हुआ कि मैं एक और बिजनेस कर लेता हूँ ऑटोमोबाइल्स का, सॉरी ऑटो पार्ट्स का। और उस पर्टिकुलर ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करने के लिए मैं कंपोजिशन में नहीं, मैं रेगुलर स्कीम में जाना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ ये अलाउड नहीं होगा। अगर आपका पैन एक है तो स्कीम भी एक ही रहेगी। आप कितने भी बिजनेस कर सकते हैं, आपके 10 बिजनेस हो सकते हैं, 20 बिजनेस हो सकते हैं, 10 डिफरेंट स्टेट में बिजनेस हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको अगर आप कंफ्यूज नहीं हो जाए उसीलिए एक चीज मैं बता देता हूं। मैंने बोला कंपोजिशन में आप बाहर सेल नहीं कर सकते, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू हैव बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट्स। आपके पास डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, आप उस स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सेल नहीं कर सकते। तो मेरा जो एग्जांपल है, जहां पे मैंने आसाम में एक कपड़े की दुकान करी और मेरा 20-30 लाख का टर्नओवर था, अब मैं ऑटोमोबाइल का बिजनेस करना चाहता हूं या ऑटो पार्ट्स का करना चाहता हूं और मुझे पता है कि मेरे को रेगुलर स्कीम लेना है, तो सर आपको या रेगुलर स्कीम मिलेगी, और अगर आप रेगुलर स्कीम लेंगे तो आपको कपड़े का जो धंधा है आपका उसे भी रेगुलर में लाना पड़ेगा। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम आपका कपड़े का धंधा का है तो आपको ऑटो पार्ट्स में भी कंपोजिशन स्कीम लेना पड़ेगा। तो सिंपल अगर भाषा में मैं कहूं तो एक पैन पे दो तरह की स्कीम नहीं चलेगी, एक पैन पे दो तरह की स्कीम नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया नया बिजनेस करना है, पर ऑलमोस्ट एवरीबडी इज हैविंग सम बिजनेस, राइट? तो कंफ्यूजन है कि पुराना बिजनेस है सर हमारा रेगुलर स्कीम में, अब हम कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं। मेरा पुराना बिजनेस है रेगुलर स्कीम में, मैं अब कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सी, अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो आपको पहले ये देखना है जिस साल से आप उस कंपोजिशन स्कीम को अवेल करना चाहते हैं उससे पहले वाले साल, जिसे हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, क्या उसमें आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड हो गया है? मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं अभी जो पीरियड चल रहा है, द पीरियड इज 2021। In this particular period, I want to go to composition scheme. So what I need to check is, I need to check in 1920, what is my turnover? If my turnover is beyond 1.5 CR, I cannot take this scheme. If my turnover is below 1.5 CR, तो 2021 में मेरे को ये स्कीम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पिछले साल 75 लाख का या 70 लाख का या 1 करोड़ का टर्नओवर था तो आपको इस साल ये स्कीम मिल जाएगी, इररेस्पेक्टिव कि आपको लग रहा है कि इस साल में आपका हो सकता है 10 करोड़ 20 करोड़ कुछ भी टर्नओवर हो जाए, irrespective. Why? Because on the date of application that turnover has not arrived. दो वो लेना है नहीं लेना है कि आपको लग रहा है मेरा फ्यूचर में बिजनेस बड़ा होने वाला है, वो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि मैं आपको सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा। बट अगर आपका 19-20 में टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है तो ये स्कीम आपको मिलेगी, राइट? बट
देयर इज सम फ्यू स्टेट्स आर देयर जिसका मैं मेंशन कर देता हूं, दैट इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड उत्तराखंड। वहां पे ये 1.5 करोड़ को आपको 75 लाख पड़ना पड़ेगा। वहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जहां पे 1.5 करोड़ को आपको 75 लाख पड़ना पड़ेगा। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में सारे एक्ट में पहले जम्मू एंड कश्मीर आया करता था, बट आपको जैसा कि पता है 370 के बाद इट इज नॉट अ स्पेशल स्टेट, सो जम्मू कश्मीर भी 1.5 CR में कवर होगा, राइट। सो द 75 लाख स्कीम इज फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड उत्तराखंड। सो टू कंक्लूड इट इन वेरी क्विकली, आप नए बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अगर लगता है कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम लेना है तो आपको मिल जाएगा उसी ईयर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट आप अगर पुराना बिजनेस है जो 19-20 में कुछ टर्नओवर है आपका, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि 19-20 में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ पार नहीं करना चाहिए, और अगर 1.5 करोड़ पार कर रहा है तो सर आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, और अगर आपका 1.5 करोड़ पार नहीं कर रहा है तो ये स्कीम आपके लिए, यू आर वेलकम टू दिस स्कीम। And when you are talking about Northeast states and special category state, please read this 1.5 CR as 75 lakhs. Now, this is something new जो इंडस्ट्री की बहुत दिनों से डिमांड थी, और गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सेक्शन में अमेंडमेंट करके, सेक्शन 10(2) को अमेंडमेंट करके ये पर्टिकुलर प्रोविजन लाया है। सी, जब हम मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर की बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर की कैटेगरी से छूट जा रही थी। क्या छूट जा रही थी? सर्विसेज छूट जा रही थी, राइट। सर्विसेज छूट जा रही थी, या कुछ ऐसे ट्रेड हो सकते हैं जो उसमें कवर नहीं हो रहा था, वो यहाँ कवर होगा। बट इस पर्टिकुलर स्कीम में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं अगेन, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम अपार्ट फ्रॉम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर इज फुल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते सर, बड़ी सोच नहीं रख सकते, ठीक है। सॉरी टू से वी मे हैव सम, मेनी ऑफ अस हैव कंपोजिशन स्कीम, इवन माय फैमिली बिजनेस मे हैव कंपोजिशन स्कीम, बट जैसे ही हम कंपोजिशन स्कीम लेते हैं हमारा बिजनेस करने का नजरिया बदल जाता है। 1.5 करोड़ का टर्नओवर पार नहीं होना चाहिए। दो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में हूं तो मैं इसे नहीं स्ट्रेस कर रहा हूं, बट हमें पता है कि 1.5 करोड़ का टर्नओवर पार नहीं होना चाहिए। हमारा टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे रहना चाहिए, हमारा टर्नओवर 50 लाख पार नहीं करना चाहिए। दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट कम्स इन विद कंपोजिशन स्कीम। बट हम जब सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं तो पहले ये पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं था। सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरह के सर्विस प्रोवाइडर हैं, या कोई बिजनेस जो कोई भी कारण से सेक्शन 10(1) दैट इज हम जो पहले डिस्कस किए उसमें कवर नहीं हो रहा है, तो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए ये पर्टिकुलर प्रोविजन है। तो अगर आपका नया बिजनेस है, नया सर्विस प्रोवाइडर है, और आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो आपका टर्नओवर अगर 50 लाख तक है तो ये स्कीम आपके लिए है। But again, at the inception of the business, at the start of the business, you are not sure what is the turnover that you are having in this particular current financial year. So आपका जो turnover रहेगा उस particular start में आप उसके साथ ये particular scheme ले सकते हैं। But अगर आप एक already registered person है, already registered जैसे ही मैं कहता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो person already regular scheme में है। हाँ, obviously वो regular scheme में, because service provider के लिए इससे पहले कोई और scheme था ही नहीं, इससे पहले कोई स्कीम थी नहीं सर्विस प्रोवाइडर के लिए, देयर इज ओनली रेगुलर स्कीम। सो उस रेगुलर स्कीम में अगर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से कम टर्नओवर है तो सर यू आर वेलकम इन दिस पर्टिकुलर न्यू स्कीम। इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 50 लाख you cannot avail this particular scheme. To discuss with an example, again I am a chartered accountant. I am located in Siliguri. For the last year, for the previous financial year, that is for 1920, my turnover of the firm was 10 lakh rupees. My turnover of the firm was 10 lakh rupees. So the question is, can I get this scheme in 1920? Yes, I can get it, because the turnover is below 50 lakh in the previous financial year. But if in the previous financial year, when I talk about Manoj Bhaiya, is his previous turnover in the previous financial is more than 50 lakh? If it is yes, Bhaiya cannot go in this particular scheme. He will have to take the regular scheme only, right? So to sum up, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है पिछले साल में तो आप सर्विस प्रोवाइडर होते हुए ये स्कीम ले सकते हैं। बट अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो ये स्कीम आपको नहीं मिलेगी। To bifurcate between the previous slide and this slide, we simply can say is कि अगर आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैं, आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं, तो आपको 1.5 करोड़ का टर्नओवर देखना है। और अगर आप उन सारे बिजनेस में नहीं हैं और दैट इज आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपको टर्नओवर देखना है 50 लाख। मैं एक चीज और बता देता हूं, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड
सेल ऑफ, इसमें पर्टिकुलर स्कीम में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ कवर्ड है, goods and services both covered है. In the process of providing services, if you are selling some goods also, that will also be covered in this 50 lakhs. यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई परसेंटेज नहीं है जो आपको एसर्टेन करना पड़ेगा कि इस परसेंटेज तक ही मैं गुड सेल कर सकता हूँ. बट इससे पहले वाला जो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर है, अगर वो मान लीजिए एसी बेच रहा है, एसी के साथ वो सारी कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम में वो कवर नहीं होगा. But there is some relaxation that has been given for the manufacturer and trader if they are providing some services. But वो क्या restriction है या कितनी limitation तक है वो हम चेक करेंगे अभी. तो सर्विस प्रोवाइडर में गुड्स भी कवर है, ये आपको ध्यान रखना है. इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इफ यू आर ऑल्सो सेलिंग गुड्स, यू आर अलाउड दिस पर्टिकुलर स्कीम. नाउ क्वेश्चन ये आ जाता है कि विशाल, मैंने ये पर्टिकुलर साल में स्कीम तो ले ली, बट ये साल के खत्म होते होते मेरा ये 1.5 करोड़ या 50 लाख का टर्नओवर हिट कर जाएगा, राइट? हो ही सकता है आपने ये स्कीम ली विद अ थॉट कि 50 लाख का टर्नओवर रहेगा या 30 लाख का टर्नओवर रहेगा, बट एट द एंड ऑफ फरवरी और एट द एंड ऑफ जनवरी यू आर रियलाइजिंग दैट द टर्नओवर इज 1.5 CR एंड अबव, द टर्नओवर इज 50 lakh and above. What to do? So in that case, you will have to intimate the department that from that particular any date, that is मान लेते हैं 28 February, from 28 February you are not a composition dealer, you are into regular dealer. How to intimate that? By filing form CMP02. When you file CMP02 department, you are intimating that sir हमने particular स्कीम से अपने आप को बाहर कर लिया है. Now इज इट मैंडेटरी कि आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली है तो आपको 1.5 करोड़ पार करने से ही ये स्कीम से बाहर निकल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि 70 लाख के बाद आपको लगे कि नहीं सर, इस कंपोजिशन स्कीम में बहुत लिमिटेशंस है, आई डोंट वांट दिस कंपोजिशन स्कीम, कैन आई गो आउट ऑफ दिस स्कीम? यस, यू कैन गो. यू कैन गो वॉलंटरीली, यू कैन गो मैंडेटरीली एंड यू कैन गो सो मोटो बाय द डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट को लगा आपने कुछ ऐसा काम किया है आपके फर्म में, मान लीजिए आप टोबैको के मैन्युफैक्चरर हैं और आपने ये स्कीम ले ली, मान लीजिए आप आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर, आपने ये स्कीम ले ली, तो डिपार्टमेंट किसी भी दिन आएगा और आपको इस स्कीम से बाहर निकाल देगा. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस स्कीम में रहने के लिए आपको जो प्रोविजन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, बट अगर बाहर जाना है, एक डिपार्टमेंट आपको बाहर कर सकता है सो मोटो अगर आप प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं. दूसरा, आप खुद जा सकते हैं कब? जब आपका 1.5 करोड़ पार हो गया है. तीसरा, जब आपको लग रहा है कि ये लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर लॉ. फ्रेंड्स, जब आप इस पर्टिकुलर स्कीम से बाहर जाएंगे, आप ये चीज याद रखिएगा, कुछ इनवॉइसेस जरूर आपके पास ऐसा रहेगा या कुछ आईटीसी आपके पास स्टॉक के रूप में जरूर रहेगा. मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे एक एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करते हैं. मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन का, और मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस मुझे लगा कि 50, 60, 70, 80, 90 लाख तक चलेगा, तो मैंने ये पर्टिकुलर कंपोजिशन स्कीम ले ली. बट 70 लाख 80 लाख पार करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये बिजनेस तो बड़ा हो रहा है एंड आई नीड टू स्विच टू रेगुलर स्कीम. द डे आई थॉट ऑफ स्विचिंग टू रेगुलर स्कीम, आई हैड अ स्टॉक ऑफ अराउंड 10 लाख एंड आई अज्यूम द रेट ऑफ मोबाइल फोन, जीएसटी रेट ऑफ मोबाइल फोन इज 18%, राइट? तो जिस दिन मैं ये सोचा कि नहीं मैं स्कीम से बाहर निकल जाता हूं, या जिस दिन 1.5 करोड़ पार हो गया, तो मैंने सोचा कि ये पर्टिकुलर इंटीमेट करते हैं डिपार्टमेंट को कि भैया हमारा ये स्कीम से बाहर जाने का मन बन गया है. तो क्या ये 10 लाख का जो स्टॉक है उसमें जो आपके 1,80,000 दिख रहे हैं मुझे आईटीसी के रूप में, क्या ये मिल जाएंगे आपको? तो फ्रेंड्स, आपको बता देता हूं, ये जो 1,80,000 रुपए वो आपको मिल जाएंगे आईटीसी के. आपको आईटीसी का फॉर्म भर के ये पर्टिकुलर क्लेम आपको मिल जाएगा, बिकॉज ऑन द डेट व्हेन यू आर फाइलिंग यू हैव सम स्टॉक ऑन विच आईटीसी इज लेइंग. सो आप ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बट अगेन बाय इंटीमेटिंग टू डिपार्टमेंट. ऐसा नहीं है जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए 1 महीना है, 1 महीने के बाद आप इंटीमेट अगर करेंगे डिपार्टमेंट को, हो सकता है ये पूरा आईटीसी डिसअलाउ हो जाए या आपको बेनिफिट नहीं मिले इसका. ठीक है, तो ये तो रहा कि 1.5 करोड़ के ज्यादा टर्नओवर हो गया तो मैं कंपोजिशन से निकल जाऊंगा. बट मेरा टर्नओवर था 10 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, व्हाटएवर इट इज. अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरा जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है, मेरे कंप्लायंसेस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है. आई एम इनटू अ रेगुलर स्कीम राइट नाउ. मेरा सीए चार्ज कर रहा है, मेरे
बहुत सारे डिपार्टमेंट के नोटिस आ रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ रहा है, आई एम पेइंग फॉर अकाउंटिंग फीस एंड एवरीथिंग। सो उस रेगुलर डीलर को क्या कंपोजिशन स्कीम में वो आ सकता है? तो क्वेश्चन है कि क्या एक रेगुलर डीलर कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है? इतनी देर हमने बोला कि रेगुलर कंपोजिशन स्कीम का डीलर रेगुलर में आ सकता है। यस, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, at any point of time a regular scheme dealer, a composition scheme dealer can convert into regular scheme, but अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं तो सर आप ड्यूरिंग द ईयर कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। प्लीज बी क्लियर, आप ड्यूरिंग द ईयर कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। तो कब आ सकते हैं? ड्यूरिंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं अभी, अगर आज की बात करूं 2021, अगर मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो क्या मैं जा सकता हूं? अगर मैं नोटिफिकेशंस और अमेंडमेंट की बात नहीं करूं तो मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि 31 मार्च क्रॉस कर गया है। बट because of this COVID-19, department has issued some notification which will be discussed with some of our seniors. उसी में से एक नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि अगर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आपने कोई भी कारण से 31 मार्च 2020 तक ये कंपोजिशन का फॉर्म फाइल नहीं कर पाया है तो यू कैन फाइल दिस फॉर्म टिल 30th जून 2020। मैं अगर वापस से कहूं एक एग्जांपल के साथ, मेरा मोबाइल का बिजनेस था, मेरा मोबाइल का बिजनेस अच्छा चल रहा था कुछ साल पहले, बट 1920 में मैंने देखा कि टर्नओवर आ गया है 90 लाख और सीए का भी फीस देना है, मुझे अकाउंटिंग चार्जेस भी देना है। तो मैंने सोचा कि 2021 में लेट्स गो इनटू कंपोजिशन स्कीम। नाउ हाउ टू गो इनटू कंपोजिशन स्कीम? बाय फाइलिंग अ फॉर्म दैट इज CMP 02, बट the last date to file the form CMP 02 is 31st March 2020। तो अगर मैं कहूं कि मैंने फाइल नहीं किया 31 मार्च 2020, क्या मेरे को ये स्कीम मिलेगी? सर मेरे को ये स्कीम नहीं मिलेगी। सब्जेक्ट टू अ नोटिफिकेशन दैट हैज बीन इशूड कीपिंग इन माइंड दिस कोविड-19 लॉकडाउन, उस प्रोविजन से हिसाब से आप 30 जून 2020 तक वो CMP 02 फॉर्म फाइल कर सकते हैं एंड यू विल बी अ कंपोजिशन डीलर, राइट? अब जब मैं कंपोजिशन डीलर में जा रहा हूं रेगुलर से, तो मेरी बात समझिएगा, आपके पास फिर कुछ स्टॉक होंगे जिसका ITC आपने ऑलरेडी एंजॉय कर चुका है। मैं वही 10 लाख की वापस से बात करता हूं। मैं रेगुलर डीलर से अब कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं 1 अप्रैल 2020 से, बट आई हैव स्टॉक ऑफ 10 लाख रुपीज जिसमें मैंने ITC ऑलरेडी अवेल कर लिया 1,80,000 का। व्हाई आई एम सेइंग 1,80,000 इज 18% ऑफ ITC। मैं 18% का रेट मान रहा हूं उस 10 लाख पे। 1,80,000 का ITC उसमें था जो मैंने अवेल करके एंजॉय कर लिया है। कहां एंजॉय किया? टू पे अदर लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 1920 में। बट अब मैं 2021 में जा रहा हूं तो गवर्नमेंट ने बोला आपको ITC 03 भरना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपके पास कितना स्टॉक है, आपको ये बताना पड़ेगा उस स्टॉक में ITC कितना है, और आपको ये बताना, ये पेमेंट करना पड़ेगा। So if you are a regular dealer planning to go to composition dealer, it will be better if it is possible to sell off all the old stock. If it is not possible, then आपको ITC 03 भरना पड़ेगा। आपको ITC 03 भर के डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि सर इतना रुपए का ITC हमने ऑलरेडी अवेल कर चुका था रेगुलर स्कीम में और वो पेमेंट करना पड़ेगा। नाउ ITC 03 फॉर्म भरने के लिए भी लॉकडाउन होने के कारण गवर्नमेंट ने ये डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 कर दी है। 31 July 2020. So to sum up this, regular dealer can go to composition scheme, but only before the start of the financial year. For this financial year, that is 2021, there is a relaxation being given by the government. That is, you can file this GST CMP 02 by 30th June 2020 and form GST ITC 03 by 31st July 2020. So before we move ahead, I request Sril Bhaiya, if there is some question we can take up, so that क्योंकि because अब बाकी जो डिस्कशन है वो दूसरे पार्ट का डिस्कशन है, तो Sril Bhaiya विशाल जी क्वेश्चन अपने एक साथ ही लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। जी मनोज भैया, as you say, जी मनोज भैया, as you say, okay. So before this discussion we were talking about कि मैन्युफैक्चरर या, मैं अगर पहली वाली स्लाइड में आ जाता हूँ, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो AC बेच रहा है और साथ साथ कुछ सर्विसेज देना पड़ रहा है। ऑब्वियसली AC की रिपेयरिंग सर्विसेज है, AC की मेंटेनेंस सर्विसेज है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो क्या ये मैन्युफैक्चरर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है? सर इस नोटिफिकेशन के आने से पहले
मैंने नोटिफिकेशन नंबर जान करके नहीं लिखा है सिंपल लैंग्वेज में रखने के लिए। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के आने से पहले आपको अलाउड नहीं था, एक मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता था, राइट। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोविजन, द GSTN डिपार्टमेंट ने बोला कि आप एक काम कर सकते हैं कि 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख whichever is higher, 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख whichever is higher, आप उतने तक की सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखते हैं, वापस इसे डिस्कस करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। अगर कंफ्यूजन रहा तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर रखिएगा। सी, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए, आपका पहला एग्जांपल में टर्नओवर 10 लाख है। मैंने बोला 10% of the turnover or 5 lakh whichever is higher will be allowed आप उस तक की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरा 10 लाख का 10% कितना है? 1 लाख। बट मेरे पास हायर कैप कितना है? 5 लाख तक। तो मतलब मैं सर्विसेज कब तक दे सकता हूँ? 5 लाख तक की सर्विसेज दे सकता हूँ। तब तक अगर मैं सर्विसेज देता हूँ, मैं इस स्कीम से बाहर नहीं निकलूंगा, ये स्कीम मैं एंजॉय कर सकता हूँ। नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, नाउ आपका टर्नओवर 30 लाख हो गया। आपने पूछा विशाल मैं कितना तक का सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं? देन आई विल से सर आप 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख whichever इज हायर, उसका सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। टिल देन यू कैन एंजॉय दिस स्कीम। तो अगर 30 लाख का 10% की बात करें 3 लाख एंड 5 लाख ऑन द हायर एंड, तो 5 लाख तक का आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जहां पे मेरा मैक्सिमम लिमिट टच ही नहीं कर रहा है। बट व्हाट इफ इन द लास्ट एग्जांपल यू सी 60 lakh is the amount. Now, again you will ask, Vishal, what is the amount of which services I can provide? I will say, sir, 10% or 5 lakh, whichever is higher. Now see, 10% of 60 lakh is 6 lakh. So I can provide services till 6 lakh. But because of some reason or some demand, you have provided services of 10 lakh rupees. What does this mean? This means it is complete violation of section 10 and you won't be allowed to continue with this particular scheme. या तो आपको खुद से ही चले जाना पड़ेगा या डिपार्टमेंट किसी दिन आपको पकड़ लेगा और बोलेगा कि भैया उसी दिन से, right from that date on which you have provided the services beyond 6 lakh, you will be deemed to be out of this particular scheme and all the provisions of this act as applicable to regular scheme will be applied on you. तो एक ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर जिसका टर्नओवर है, जिसका टर्नओवर का 10% या 5 लाख whichever is higher, उतना तक का वो सर्विसेज देगा, तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन का वायलेशन नहीं होगा। बट अगर आप 10 लाख से ज्यादा का 10% से ज्यादा का सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो चुके हैं। दैट विल बी डीम्ड एंड द प्रोविजंस ऑफ रेगुलर स्कीम शैल बी एप्लीकेबल ऑन यू, राइट। सो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो वी विल टेक इट इन ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर सेशन, राइट। नाउ ये है छोटी छोटी बातें, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, सी मैं एक चीज बता देता हूँ, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की जब हम बात करते हैं तो हम छोटे ट्रेडर्स की बात करते हैं। और अगर छोटे ट्रेडर्स को फिर आपको नोटिस मिल गया, आपको पेनल्टी लग गई, आपके बहुत सारे इंटरेस्ट लग गए, तो सर फिर कंपोजिशन स्कीम का मजा ही नहीं आया। सो अगर कंपोजिशन स्कीम में आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, तो प्लीज ये नेक्स्ट 3 स्लाइड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, मैं आपको वापस से बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट इज साइन बोर्ड। सर जहां भी साइन बोर्ड रहेगा वहां पे आपको कंपोजिशन डीलर हैं आप, ये मेंशन करना पड़ेगा। अब साइन बोर्ड कहाँ रहेगा? जहां भी आपके रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कौन से हैं? वो सारे प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे आप स्टॉक रखते हैं। वो कौन से प्लेसेस हैं जहां पे आप स्टॉक रखते हैं? वो सारी प्लेसेस जो आपने जीएसटी में बताई है। अब आप बोलेंगे कि जीएसटी में नहीं बताई है, तो सर उसके लिए अलग पेनल्टीज है, राइट। सो आपके जितने भी रजिस्टर्ड प्लेसेस हैं उस वहां पे साइन बोर्ड होना चाहिए। और अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो साइन बोर्ड पे लिखना है कि कंपोजिशन डीलर है। दो दिस इज नॉट माय टॉपिक, बट अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो आपको कुछ लिखना नहीं है, रेगुलर डीलर है, बट कंपोजिशन डीलर है तो आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन डीलर, राइट। नेक्स्ट, अब अगर आप जो पहली बात तो मैं ये बता देता हूं कि बिल जो इशू करते हैं, दो बेसिक डिफरेंस है रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम में।
रेगुलर डीलर जो बिल इशू करता है उसके ऊपर लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस। व्हाई टैक्स इनवॉइस? इसलिए क्योंकि वो टैक्स ले रहा है? नहीं, इसलिए बिकॉज वो टैक्स दिखा रहा है वहां। बिकॉज कंपोजिशन स्कीम में भी आप अज्यूम कर सकते हैं ना कि मैंने 1% जोड़ दिया है, मैंने 5% जोड़ दिया, विशाल जी मैं तो 6% प्रॉफिट बढ़ा दिया हूं। दैट डजंट मीन यू आर कलेक्टिंग टैक्स। आप रेगुलर स्कीम में हैं तो आप टैक्स लेते हैं, बट आप अगर कंपोजिशन स्कीम में आप टैक्स नहीं ले सकते। और जो इनवॉइस कंपोजिशन डीलर इशू करता है उसे हम कहते हैं बिल ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं? बिल ऑफ सप्लाई, राइट? तो वो टैक्स इनवॉइस नहीं है। हाँ, टेक्निकली हम छोटी भी दुकान में जाते हैं कि भैया टैक्स इनवॉइस दे दीजिए, वो अलग चीज है, बट अगर टेक्निकल टर्म में हम बात करें तो दैट इज बिल ऑफ सप्लाई। और बिल ऑफ सप्लाई पे क्या मेंशन रहेगा? बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन रहेगा कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स। सो दो बातें हो गई, एक साइन बोर्ड, साइन बोर्ड पे अच्छा सा सुंदर से एक अच्छा सा लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। दूसरा, आप जो बिल इशू कर रहे हैं उसके ऊपर बिल ऑफ सप्लाई, वो बिल ऑफ सप्लाई होगा और उसके ऊपर लिखा रहेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन सप्लाईज। तो मेरा यहाँ पे मानना है अगर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज नहीं भी लिखते हैं और आप बिल ऑफ सप्लाई भी लिखते हैं तो इट विल बी डीम्ड दैट आप कंप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी इनवॉइसेस आप कंपोजिशन स्कीम के देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं दिखता। तीसरा, आरसीएम ऑन इनवर्ट सप्लाई। हमने 1%, 3%, 5%, 6% जो भी है रेट्स की बात कर ली, बट अगर आप ऐसी कोई सर्विसेज या गुड्स खरीद रहे हैं जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है तो एज अ कंपोजिशन डीलर आल्सो यू विल हैव टू पे आरसीएम ऑन सच इनवर्ट सप्लाईज, ऑन सच इनवर्ट सप्लाईज। ठीक है, मान लीजिए जीटीए सर्विसेज है, आपने जीटीए सर्विसेज से आपने जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से कुछ सर्विसेज ली, कुछ सर्विसेज 10,000 की हुई, 18% का टैक्स मान लेते हैं, 5% का कुछ भी टैक्स मान लेते हैं, तो वो टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दैट विल नॉट बी पेड एट द रेट ऑफ 1%। हमने अभी तक 1% का डिस्कशन किया, आरसीएम इज एन एक्सेप्शन, वहां पे आपको एप्लीकेबल रेट पे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट, नॉट एंटाइटल्ड टू कलेक्ट टैक्स। नाउ द कंपोजिशन टैक्स पेयर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कलेक्टिंग एनी जीएसटी। बस ये जो रेड मार्क है यही हमारा पूरा कंक्लूजन है पैराग्राफ का। आप कोई भी इनवॉइस इशू करेंगे उसमें आप टैक्स जोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज यू आर इन कंपोजिशन स्कीम, यू कैन नॉट ऐड टैक्स, राइट? सो आपको अलाउड ही नहीं है टैक्स कलेक्ट करना। बट अगर आप टैक्स कलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा? सर टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, डिपार्टमेंट को पता चल गया तो बहुत सारी पेनल्टीज है, बहुत सारे कंसिक्वेंसेज है, बहुत सारे इंटरेस्ट है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। सो यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। सबसे बड़ी बात, आपने बोला कि अरे विशाल ठीक है इंटरेस्ट पेनल्टी तो लगेगा, लेट्स कलेक्ट टैक्स एंड सी व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस। सर आपको कंपोजिशन स्कीम से ही निकाल देंगे, आपको कंपोजिशन स्कीम से ही निकाल देंगे, बिकॉज दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, कंपोजिशन स्कीम डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, ये प्लीज अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है? बट एक ही जगह है जहां पे हम टैक्स पेमेंट करते हैं एट अ हायर रेट, कहां पे? जो हमने लास्ट डिस्कशन किया था, दैट इज ड्यूरिंग आरसीएम। अगर आपने कोई भी ऐसा इनवर्ट सप्लाई किया है जिसमें टैक्स लायबिलिटीज टू बी पेड इन फॉर्म ऑफ आरसीएम, यू विल हैव टू नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड। सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये क्रेडिट का करेंगे क्या? एक्ट ने तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड। अरे सर क्लेम कर ही नहीं सकते ना कहीं, आप इस क्रेडिट को कहीं क्लेम ही नहीं कर सकते। आपने मोबाइल खरीदा 10 लाख का, आपके पर्टिकुलर बिल में लिखा हुआ है 10 लाख प्लस 1,80,000, 11,80,000 रुपए का आपके हाथ में बिल है। ये पर्टिकुलर पैराग्राफ बोल रहा है यू कैन नॉट क्लेम क्रेडिट ऑफ दिस टैक्सेस पेड। तो ये टैक्सेस आपको ऐसे भी नहीं मिलना है सर। आपका 11,80,000 इज फॉर्मिंग द कॉस्ट, आपका ये पर्टिकुलर कॉस्ट बन जा रहा है, आपका परचेस प्राइस बन जा रहा है, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और फॉर्म में ऐसी जगह भी नहीं है कि आप क्रेडिट क्लेम कर सके। नाउ अ कंपोजिशन सेल डीलर सेल इशू बिल ऑफ सप्लाई, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं न्यू स्कीम जो हमने डिस्कस करी थी, दैट वाज फॉर 50 लाख। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट सारी स्कीम जो हम सारा डिस्कशन, ये 6 पॉइंट्स डिस्कशन किए हैं, ये दोनों स्कीम के लिए। Also for the old scheme that is for manufacturer and trader and restaurant, and also for the new scheme that is for other service providers, right? So what is this? ये बोल रहे हैं कि जैसे आपने कंपोजिशन डीलर के टाइम बिल ऑफ सप्लाई इशू किया था ना, और वहां पे क्या लिखा आपने लिखा कंपोजिशन डीलर नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्सेस और सो ऑन। इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, आप अगर 50 लाख वाली स्कीम में हैं तो सर आपको क्या लिखना है? आपको बिल ऑफ सप्लाई के
टॉप पे लिखना है टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 7/3/2019 नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। अब आप बोलेंगे इतना टेक्निकल चीज, यस सर एक्ट में तो ऐसा ही लिखा है, और जो एक्ट में लिखा है हमारी रिक्वेस्ट है सेम टू सेम छाप दीजिए, बिकॉज यू हैव नो अदर चॉइस। आप एक विशाल मैं सिर्फ ये लिख दूं कि मैं 50 लाख की स्कीम में कवर हूं, विशाल सिर्फ मैं नोटिफिकेशन नंबर लिख दूं, सर नॉट अ सजेशन। सिंपल सी बात है, एक्ट जहां जब कुछ बोल देता है तो प्लीज उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। सो इतना बड़ा, यस इतना बड़ा ही लिखना पड़ेगा। क्लाइंट्स बहुत बार पूछते हैं कि इतना बड़ा, अब जब डिपार्टमेंट ने जब एक्ट ने बोल दिया है आप उतना बड़ा ही लिखिए। यस वी हैव अ डिफरेंट ओपिनियन कि बिल ऑफ सप्लाई लिखने से भी आपका काम हो जाएगा, बट ये भी बात सच है कि डिपार्टमेंट को कैसा पता चले कि बिल ऑफ सप्लाई लिखने से कि यू आर कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ 50 लाख। सो इन दैट केस इट इज सिंसियर एडवाइस कि आप ये पर्टिकुलर लाइन वहां पे मेंशन जरूर करें if you are a service provider and enjoying the scheme of 50 lakh. Now point number 8 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी, बट इसमें 2 रेड वर्ड्स है। सेम पैन हमने जरूर डिस्कस किया है बट गिवन रेट नहीं डिस्कस किया है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है, आपने बोला विशाल आई एम इन आसाम एंड आई एम डूइंग बिजनेस ऑफ मोबाइल, माई टर्नओवर इज 70 lakh or 50 lakh whatever it is, and I also want to provide some services and also have a firm in West Bengal Siliguri जहां से मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। क्या मैं स्कीम अलग अलग ले सकता हूं? 6% और 1% ले सकता हूं? नहीं ले सकते सर, आप अलग अलग रेट नहीं ले सकते। आप अगर एक स्कीम में हैं तो एक स्कीम में ही रहना पड़ेगा। आप अगर कंपोजिशन स्कीम 50 लाख का एंजॉय कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, आसाम में भी सर 50 लाख ही लेना पड़ेगा, और 50 लाख के अंदर ही होना चाहिए वो टर्नओवर भी पूरा। अगर आप 1.5 करोड़ की स्कीम ले रहे हैं आसाम में तो सर आपको सिलीगुड़ी आके भी 1.5 करोड़ की स्कीम ही लेनी पड़ेगी, और वो सारा टर्नओवर वेस्ट बंगाल आसाम मिला के 1.5 करोड़ में ही कवर होगा। जैसे ही 1.5 करोड़ के बाहर जाएंगे आप फिर आपको रेगुलर स्कीम ले लेनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे विशाल सिलीगुड़ी आके क्या मैं इस 1.5 करोड़ से सर्विसेज प्रोवाइड कर दूं? सर मेरा वही आंसर है जो एग्जाम्पल में था, आप कर सकते हैं 10% की लिमिटेशन तक। जैसे ही आप 10% पार करेंगे डिपार्टमेंट आपके घर आ जाएगा। सो आपको ये नहीं करना है, इट इज टोटली पैन बेस्ड, स्कीम बेस्ड। एक स्कीम ले ली वही आपको एंजॉय करनी है, राइट। नाउ द स्कीम कैन नॉट बी ऑप्टेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईयर। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सी कंपोजिशन स्कीम में आना है साल के शुरू में आना पड़ेगा, रेगुलर स्कीम में जाना है कभी भी आ जाइए। कारण क्या है? कारण सिंपल है, कंपोजिशन में आके आप सरकार का नुकसान कर रहे हैं, कम टैक्सेस दे रहे हैं, रेगुलर आके आप सरकार को ज्यादा टैक्सेस दे रहे हैं, सर कभी भी आ जाइए, राइट। सो एज सिंपल एज दिस। नाउ दिस आर एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मैं ये डिलीट करना भूल गया क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता देयर इज सम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। था ये कि लेसर कंप्लायंस, अगेन इफ योर टर्नओवर इज बिलो 1.5 CR और 50 CR देन ओनली दिस इज यूजफुल। इजी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सीधी सी बात है एक ही रेट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है तो बुक्स मेंटेन करने की कोई टेंशन ही नहीं है। आपने सेल किया 1 करोड़ का, सीधा सा 1% देना है, 1 लाख रुपए दे दिए। विशाल जी वॉइस बहुत स्लो आ रहा है आपका। स्लो आ रहा है? यस, जस्ट अ मिनट, आई विल चेक। इज इट ओके ना? अभी भी नहीं आ रहा है वॉइस आपका, वॉइस बराबर नहीं आ रहा है विशाल जी। एक मिनट से मैं चेक करता हूं। इज इट ओके ना? स्लो आ रहा है, आप स्टार्ट करिए, मैं बताता हूँ आपको। मनोज भी आप आ रही है? हाँ आ रही है, ऑडिबल है, आप स्टार्ट करिए। ठीक है। सो इजी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट जो मैंने बोला, उसके अलावा सिंगल रेट ऑफ आउटवर्ड सेल। अगेन आपको पता है 1 लाख का सेल किया 1% देना है, 50 लाख वाली स्कीम में 6% देना है। टैक्सेस टू बी पेड वंस इन 3 मंथ्स, वंस इन 3 मंथ, 3 महीने में एक बार टैक्स देना भैया, ठीक है। चलिए अब रिटर्न कंप्लायंस, क्योंकि मैंने शुरू की स्लाइड में बोल दिया कंप्लायंस कम है, तो आपके माइंड में रह सकता है कि क्या कंप्लायंसेस कम है सर, वो बताइए। सी पहले कंप्लायंसेस कम नहीं थे सर, कंप्लायंसेस तो अभी कम हुए हैं बट वो भी पूरी तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि CMP 08 फॉर्म है जहां पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट डिपार्टमेंट को करना है, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा ना। उसी डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट कैसे बोल रही है कि सिंपल कर दिया हमने। पहले था जीएसटीआर 4 आपको क्वार्टरली लगाना था, आपको बताना था कि आपका टर्नओवर कितना और टैक्स पेमेंट करना था। अब डिपार्टमेंट ने बोला कि टर्नओवर बताया नहीं बताया, टैक्स पेमेंट तो कर दीजिए। अरे सर, टैक्स पेमेंट करने के लिए हमें अपनी बुक्स तो रेडी करनी पड़ेगी ना, चाहे वो प्रोविजनल भी करें। इट कैन नॉट बी यू आर पेइंग ₹100 दो द टैक्स शुड बी 1 लाख रुपीज, इतना डिफरेंस तो हो नहीं सकता है। सो आपको टैक्स पेमेंट करना है 18th ऑफ एवरी सक्सीडिंग क्वार्टर। नाउ व्हेन आई से 18 ऑफ एवरी सक्सीडिंग क्वार्टर, व्हाट आई मीन अगर आप बात कर रहे हैं मेरे से अप्रैल टू जून 2019 की, तो आपको 18 जुलाई तक टैक्स पेमेंट कर देना है। टैक्स पेमेंट कितना कर देना है? मान लीजिए टर्नओवर 25 लाख का था, आप 1% स्कीम में है, तो 25 लाख इंटू 1% इज 25,000 रुपीज आपको सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा बाय 18th ऑफ एवरी सक्सीडिंग क्वार्टर। अगर आप नहीं पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट शैल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 18%, राइट। नाउ जीएसटीआर 4 जो पहले क्वार्टरली लगाना पड़ता था, जहां आपको सारी चीजें आपकी डिटेल देनी पड़ती थी, वो अब आपको एनुअली लगाना है। और आपको बता देता हूं, अगर आप में से कोई का कंपोजिशन स्कीम है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस पीरियड, दैट इज कोविड पीरियड, बिकॉज जून टू मार्च हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड बाय द कोविड नोटिफिकेशंस जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू करी है। उसके अंतर्गत आपका जनवरी टू मार्च 2020 का डेट if I am not mistaken has been extended till 30th जून, जो कि 18th अप्रैल हुआ करता था, उसे 30th जून कर दिया गया है, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है अप्रैल टू जून, अगर आप ऑलरेडी उस स्कीम में, मैं उनके लिए बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है अप्रैल टू जून 2020 उस स्कीम उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी डेट बढ़ा दी गई है, तो फ्रेंड्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऐसा कोई भी डेट एक्सटेंशन नहीं हुआ है, आपका डेट नहीं बढ़ाया गया है। अप्रैल टू जून जो अभी चल रहा है, दो इट कैन मे और मे नॉट बी नील रिटर्न, नॉट फॉर ऑल, बिकॉज somebody may be dealing in necessity, somebody will be dealing in medical goods and all, right? So in that case अलग बात है, वरना कोई डेट नहीं बढ़ा है, 18 जुलाई ही है। Though we are expecting some notification to come up very soon, as second lockdown जैसे ही अनाउंस हुआ उसके बाद कोई नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है, तो डेट पक्का बढ़ाया जाएगा। दिस इज लास्ट स्लाइड, जहां पे मेरा जो ये क्वेश्चन, जो मेरा ये ओपिनियन था कि एडवांटेज है या नहीं, वो आप डिसाइड करेंगे। तो चलिए आपके साथ ये डिसाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, शुड आई ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? शुड आई ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? मैंने बोला आप डिसाइड करेंगे, तो चलिए डिसाइड करते हैं। पहला सवाल है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज वेदर सेल विल बी अफेक्टेड टू रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। कहने का मतलब, क्या आप कंपोजिशन डीलर में रहेंगे और आप माल सेलिंग करेंगे रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को? सर वो आपसे गुड्स खरीदने कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस मोबाइल 10 लाख का मोबाइल उसने खरीदा जिसमें 18% का टैक्स ऑलरेडी था, उस पे आपने 1% और लगा दिया, 11,80,000 पे 1% और लगा दिया, और सामने वाले को आप हैंडओवर कर दिए। आपने तो उसका 1,80,000 का नुकसान कर दिया, प्लस 1% ऑफ 11,80,000 का नुकसान कर दिया। तो अगर आप रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को सेल करना चाहते हैं, आप रेगुलर डीलर को सेल करना चाहते हैं, सर ये स्कीम के लिए आप मत जाइए, ठीक है। सेकंड, whether you would like to take benefit of input tax credit on inward supply। सर अगर आप input tax credit का बेनिफिट लेना चाहते हैं, if you want to use this ITC, then what is the use of taking this composition scheme? You cannot use this particular ITC for paying off your liability for composition scheme, you cannot। so अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप माल बेचना कहाँ चाहते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको बता देता हूं, मैक्सिमम डीलर्स जो 40 लाख 50 लाख के बाद भी रेगुलर स्कीम में हैं, इज बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट नंबर 3। बिकॉज अगर आपको ये लगता है मैं वेस्ट बंगाल में रह के वेस्ट बंगाल में माल नहीं बेच सकता, मेरा सारा क्लाइंटेल ही बाहर है, या 10%, 5%, 1%, इवन अ सिंगल रूपी क्लाइंटेल इज आउटसाइड वेस्ट बंगाल, सर दिस स्कीम इज नॉट फॉर यू। आप ये स्कीम ले भी लेंगे तो डिपार्टमेंट आपको निकाल देगा इस स्कीम से। सो ये स्कीम ज्योग्राफिकल लिमिट्स के लिए नहीं है, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो ये स्कीम ज्योग्राफिकल लिमिट्स के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो ज्योग्राफिकली अपने आप को लिमिटेड नहीं करना चाहते कि मैं वेस्ट बंगाल में माल सेल करूं, असम में माल सेल करूं। तो आप कहीं भी माल सेल कीजिए, रेगुलर स्कीम लेके, कंपोजिशन स्कीम लेके, सर आप सेम स्टेट में ही माल सेल कर सकते। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मोबाइल में सेल कर रहा हूं, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, बट अभी आपको भी पता है सारे मोबाइल ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, वहां पे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, मेरे पास खरीदने कौन आएगा सर?
तो अगर आपका ऐसा कोई इरादा है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप बेचना चाहते हैं, तो सर दिस स्कीम इज नॉट फॉर यू अगेन, बिकॉज ये स्कीम स्पेसिफिक है कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आप ये पर्टिकुलर प्रोविजन, ये पर्टिकुलर स्कीम को एंजॉय नहीं कर सकते. बट देयर इज अ स्मॉल ट्विस्ट इन दिस. इफ यू आर सेलिंग दोज मोबाइल फ्रॉम योर ओन पोर्टल, आप अगर अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं सर उस फर्म की, तो सर आप मोबाइल फोन सेल कर सकते हैं. ये अमेंडमेंट है इस सेक्शन 10 में, जो कि मैं बताना भूल गया था, कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से, आप Amazon, आप अलीबाबा, आप स्नैपडील, आप फ्लिपकार्ट से सेल करेंगे, तो सर आप ये स्कीम नहीं ले सकते. बट आपने कोई पर्टिकुलर वेबसाइट बना दिया vishaljain.com, आपने कोई वेबसाइट बना दिया कोई भी पर्टिकुलर नाम से, तो सर आप ये पर्टिकुलर स्कीम एंजॉय कर सकते हैं. लास्टली, बिजनेस ग्रो करना है या नहीं करना है या लिमिटेड रखना है, दैट इज ऑन यू. बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट विद अ थॉट, मान लीजिए कि 40 लाख का टर्नओवर होगा, 50 लाख का, इस थॉट के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने टर्नओवर को लिमिटेड कर देते हैं. कहाँ? 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 45 लाख, 1 करोड़ 48 लाख, 1 करोड़ 49 लाख, समथिंग लाइक दिस. सो इफ योर विजन इज बिग, देन दिस स्कीम इज नॉट फॉर यू. बट आपको पता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, I have a turnover of 40 lakh, 50 lakh, or whatever it is below 1.5 CR, then sir, you can go for this scheme. So it is on you to decide whether this particular scheme is advantageous for you or disadvantageous for you. But before deciding, please go through this particular points which I have mentioned, because these are very important. Because आप कहीं भी गलती कर देंगे, आपको लगेगा कि ठीक है इस बार टैक्स पेमेंट का, आप अगला इनवॉइस नहीं सेल करेंगे. सर सब पता चल जाएगा, डिपार्टमेंट जब आएगा तो पता चल जाएगा और आपको इस स्कीम से निकाल देगा. खुद से स्कीम से निकल जाना और डिपार्टमेंट के थ्रू निकालने में बहुत फर्क है. आप खुद से इंटीमेट करते हैं डिपार्टमेंट को, तब तक कोई लायबिलिटी आपके सर पर नहीं रहती है. बट जैसे ही डिपार्टमेंट आता है आपको निकालने, मतलब आपने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर प्रोविजंस को कहीं ना कहीं वायलेट कर दिया है कुछ पहले डेट्स पे या पहले कोई ट्रांजैक्शंस में. तब आपके साथ डिपार्टमेंट सिर्फ अपने साथ आपको इस स्कीम से बाहर नहीं निकालता है, आपके साथ लाइबिलिटी लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी. सो कंपोजिशन स्कीम सुनने में बहुत सुंदर और बहुत सिंपल लगता है. ये सिंपल कंप्लायंस के नजरिए से है, ये सिंपल रिकॉर्ड रखने के नजरिए से है. बट जब भी आप इस पर्टिकुलर स्कीम में जाना चाहें या निकलना चाहें, प्लीज अपने प्रोफेशनल या किसी से भी जो इस पर्टिकुलर चीज का जानकार हो या पर्टिकुलर स्लाइड्स को गो थ्रू जरूर करें. दिस वाज ऑल अबाउट पर्टिकुलर कंपोजिशन स्कीम. इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन आंसर है, आई एम ग्लैड टू हैव दोस. थैंक यू विशाल जी, आपने कंपोजिशन स्कीम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया और बहुत ही सरल और लूसिड मैनर में. Thank you so much, Manoj भैया. Glad that you gave me this opportunity to speak before all these delegates. नहीं, आपने वाकई बहुत अच्छी तरह से समझा दिया और थोड़ी सी मैं उसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ अगर आप परमिट करते हैं तो. अरे सर एकदम, एनी टाइम, यू आर ऑलवेज वेलकम. देखिए, आपने जैसा बताया, मैं वहीं से जहाँ से आपने खत्म किया वहीं से शुरू करता हूँ कि व्हाट विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर टू ऑप्ट फॉर ए कंपोजिशन स्कीम. सबसे पहले आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा आप किस चीज में डील कर रहे हो. अगर आप सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहे हो, मैक्सिमम आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स है, और साथ में मान लीजिए आपका 5% या, तब तो आपके लिए ये स्कीम में जाना फायदेमंद है. क्योंकि आपका टैक्सेबल गुड्स के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, और सारे उसमें ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करने पड़ेंगे. और टर्नओवर आप, हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यू आर ऑडिबल. यस. तो आपको सबसे पहले अपनी नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी, आप किस चीज में डील कर रहे हो और उस आइटम के ऊपर टैक्स रेट क्या है. सपोज करिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एक राशन दुकान की. उस राशन दुकान में मान लीजिए मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हार्डली 10% आइटम ऐसे हैं जो टैक्सेबल कैटेगरी के हैं, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह में आते हैं. तो इस सिचुएशन में छोटे दुकानदार के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े, कंप्लायंस का बर्डन नहीं पड़े, उसके ऊपर प्रोफेशनल चार्जेस का बर्डन नहीं पड़े, तो ये स्कीम फिट बैठती है. साथ ही साथ एक सेक्टर और मेरे ध्यान में आ रहा है कि जो ज्वेलरी वगैरह है जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है, जैसे ज्वेलरी वगैरह पे टैक्स रेट मेरे ख्याल से 1 या 2% है हार्डली, और कुछ आइटम ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स रेट एकदम भी कम है. तो उन आइटम्स के लिए ये कंपोजिशन स्कीम फिट बैठती है. और ये आइटम ऐसे हैं ज्वेलरी वगैरह जो कि इंटरेस्ट रेट सेल भी नहीं होते हैं. आप इंटरेस्ट रेट परचेज कर सकते हो. मैं गुवाहाटी में बैठा हूँ, कलकत्ता से जाके ज्वेलरी ले आऊंगा, लेकिन मैं बेचूंगा उसको गुवाहाटी में, कभी मैं इस ज्वेलरी को बंगाल में नहीं बेचूंगा. मेरी अगर ज्वेलरी की दुकान गुवाहाटी में है, जनरली ऐसा होता है.
तो उन बिजनेस के लिए, ज्वेलरी हुआ, डायमंड हुआ, उन बिजनेस के लिए भी ये स्कीम जो है अच्छी है, ये स्कीम ऑप्ट कर सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं वो आपका फील्ड क्या है। आप अगर आपका प्रोडक्ट है ऐसा कि आपको प्रोडक्ट उस स्टेट में नहीं बेचना है, दूसरे स्टेट में ही बेचना है, तब आपके ऊपर ये पाबंदी है कि आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं, चाह के भी नहीं जा सकते हैं। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है आपका ये बहुत बड़ा एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि आपको कंपोजिशन में जाना है कि नहीं जाना है। कस्टमर के बारे में विशाल जी ने ऑलरेडी बता दिया। अगर आपकी क्लाइंट्स जो है रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, तो जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं वो हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना चाहेगी। इन दैट केस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है नॉर्मल स्कीम के अलावा, क्योंकि आप कंपोजिशन में जाते हुए उन क्लाइंट्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। टर्नओवर लिमिट आपने बता ही दिया, उसमें कोई बात नहीं है। अब दो तीन चीज छोटी छोटी और है जो मैं बताना चाहूंगा, जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं। क्या कंपोजिशन डीलर को ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता है? ये एक प्रश्न अमूमन आता है अपने सामने और पूछा भी जाता है कई बार। तो ये एक सीधी सी बात है, अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ है, आप अगर 50,000 रुपए से ऊपर के गुड्स कंजाइन कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है 50,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू का, और जो कि टैक्सेबल गुड्स है, आपको ई वे बिल जनरेट करनी ही पड़ेगी। इसके प्रावधान सेक्शन 68 और रूल 138 में दिए गए हैं। तो जो कंपोजिशन डीलर है उसके ऊपर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। यस, ए कंपोजिशन डीलर इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल इफ he dispatches goods which exceeds the threshold amount of ₹50,000। तो ये एक चीज मैं क्लियर कर दूं। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि कंपोजिशन डीलर के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं। विशाल जी ने बिल्कुल सही बताया कि कंपोजिशन डीलर के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। अब यहाँ एक पॉइंट ये आता है कि अगर एप्लीकेबल है तो वो किस रेट से टैक्स देगा, 1% से देगा या उस आइटम की जो रेट फिक्स की गई है उस रेट से देगा। तो यहाँ जो है उसको उस आइटम की रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, 1% टैक्स रेट नहीं दे सकता है। तो ये एक चीज मैं और ऐड कर दूं, विशाल जी ने हालांकि बताया था कि रिवर्स चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन जो टैक्स रेट होगी वो उस आइटम की होगी। जैसे विशाल जी ने एग्जांपल बताया था कि कंपोजिशन डीलर जो है अगर वो कोई फ्रेट पेमेंट करता है तो फ्रेट के ऊपर उसकी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आती है। तो जो फ्रेट के ऊपर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आती है वो कितनी आएगी, 1% आएगी कि 5% आएगी। तो ये चीज ध्यान रखिए कि उस आइटम के ऊपर जो टैक्स रेट है, उस सर्विस के ऊपर जो टैक्स रेट गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है वही लायबिलिटी आएगी। 5% है फ्रेट के ऊपर तो 5% आएगी, यहाँ 1% से काम नहीं चलने वाला। तीसरा नंबर पॉइंट, मैं उसी राशन दुकान का एग्जांपल लेता हूँ कि उस राशन दुकान है जिसमें मोस्टली एग्जेम्प्टेड गुड्स है और जहाँ पे 10% 15% जो टैक्सेबल गुड्स है। तो जब एक प्रश्न ये आता है कि जब आइटम खुद ही एग्जेम्प्टेड है तो उसके ऊपर क्या फिर से 1% टैक्स भरना पड़ेगा क्या हमें? मैं इसको और थोड़ा सरल करके आपको समझा रहा हूँ। मेरी एक राशन दुकान है, मेरा 40 लाख का टर्नओवर एग्जेम्प्टेड गुड्स का है, 10 लाख का टर्नओवर मेरा टैक्सेबल गुड्स का है, टोटल टर्नओवर मेरा 50 लाख का है। अब मेरे को जो टैक्स भरना है 1%, वो क्या पूरे 50 लाख पे भरना है या सिर्फ 40 लाख पे भरना है? मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे को खाली 10 लाख के ऊपर ही टैक्स भरना है, क्योंकि जो टैक्सेबल है उसी के ऊपर टैक्स भरना है, जो एग्जेम्प्टेड है उसके ऊपर तो टैक्स नहीं भरना है। तो क्या ये सही है? ऐसा चीज हो सकता है? विशाल जी ने ये बात कैटेगरिकली कवर की है अपनी प्रेजेंटेशन में कि जो कंपोजिशन डीलर है उसको अपने पूरे टोटल टर्नओवर के ऊपर 1% टैक्स भरना है। उस टोटल टर्नओवर में वो टैक्सेबल 10 लाख भी है और नॉन टैक्स एग्जेम्प्टेड जो है 40 लाख वो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सप्लाई, कोई आइटम नॉन टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन जब आप कंपोजिशन स्कीम में है तो आपको उसके ऊपर भी 1% टैक्स भरना पड़ेगा। विशाल जी शायद मैं करेक्ट हूँ? नेक्स्ट एक पॉइंट और है, एक क्वेश्चन और आता है कि क्या कंपोजिशन डीलर को स्टॉक वगैरह, स्टॉक रजिस्टर वगैरह, स्टॉक रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन जनरली सबके सामने रहता है कि भाई जब हमें सरकार ने कंपोजिशन स्कीम दे ही दी है फिर स्टॉक वगैरह मेंटेन करने की क्या जरूरत है? तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि स्टॉक मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपोजिशन डीलर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। आप ये मत सोचिए कि आप अगर कंपोजिशन में आ गए तो आपको खाते नहीं मेंटेन करने हैं, आपको रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करने हैं, आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना है। आपको स्टॉक मेंटेन करना है, आपको स्टॉक रिकॉर्ड्स बनाने हैं, डिटेल रखनी पड़ेगी। तो ये एक जनरली भ्रांति रहती है कि कंपोजिशन में है तो स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक डीलर मेंटेन नहीं करना पड़ता। इसे आप कृपया ठीक से समझ ले कि ये आपको करनी पड़ेगी, रूल ऐसा ही है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो रेस्टोरेंट ओनर है उनके लिए भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट दिया हुआ है 5% वो टैक्स देंगे रेस्टोरेंट ओनर। साथ ही साथ रेस्टोरेंट ओनर के लिए एक स्कीम और दी है, लॉ में एक प्रोविजन और है नॉर्मल स्कीम में, जहां पे वो भी 5% देते हैं। तो अब रेस्टोरेंट वाले कहाँ जाए, कंपोजिशन ऑप्ट करे या नॉर्मल में जाए?
तो यहाँ थोड़ा सा अपने को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो किस लेवल का, किस मॉडल का बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो कोई फ्रेंचाइजी मॉडल का बिजनेस कर रहे हैं, इन डेट केस उनको नॉर्मल में रहना पड़ेगा, वो कंपोजिशन में नहीं जा पाएंगे। हाँ, अगर वो फ्रेंचाइजी मॉडल का बिजनेस नहीं है, इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तब वो कंपोजिशन में जा सकते हैं। उनके लिए थोड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि कंप्लायंस बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा और टैक्स रेट उनके लिए सेम रहेगी। इनपुट उनको मिलेगा नहीं, वहां नॉर्मल में भी नहीं मिलेगा, कंपोजिशन में भी नहीं मिलेगा। कल जैसे हमारे एक फ्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेंद्र जी दुग्गड़ थे कल के स्पीकर, उन्होंने जीएसटी को जैनिज्म के साथ जोड़ा था। तो उसी से थोड़ा सा मैं इंस्पायर होके आज मैं इस कंपोजिशन स्कीम को तेरापंथ के साथ जोड़ता हूँ। जैसा कि अपने तेरापंथ में एक गुरु एक विधान का सिस्टम है, कि कंपोजिशन स्कीम भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पायर हुई हुई है। अगर आपका इंडिया में 5 रजिस्ट्रेशन है और एक रजिस्ट्रेशन आपने कंपोजिशन ले लिया, तो सारे रजिस्ट्रेशन आपको कंपोजिशन के लेने पड़ेंगे, आप नॉर्मल में नहीं जा सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है एक गुरु एक विधान का अपना तेरापंथ का, ये कंपोजिशन स्कीम में भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो रहा है कि अगर आपका एक रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन है तो सारे के सारे आपको कंपोजिशन लेने पड़ेंगे, वही फॉलो करना पड़ेगा आपको। एक रजिस्ट्रेशन जो कंपोजिशन का है प्रिंसिपल वही रहेगा, अलग अलग रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में आपको कंपोजिशन के लेने पड़ेंगे। दूसरी एक चीज और बता दूं, एक क्वेश्चन आता है जनरली कि जो पेट्रोलियम डीलर्स है, जो पेट्रोल वगैरह बेचते हैं, वो साथ साथ में लुब्रिकेंट्स भी बेचते हैं। तो जो पेट्रोल और लुब्रिकेंट दोनों चीज बेचते हैं, उनका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ के कम है, तो क्या वो कंपोजिशन में जा सकते हैं क्या? तो ये चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन सारी चीजों को कंपोजिशन स्लैब से बाहर रखा है। ये सारी चीजें कंपोजिशन में नहीं आएगी। तो अकॉर्डिंगली जो लुब्रिकेंट बेच रहे हैं और पेट्रोल भी बेच रहे हैं, वो कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, उनको नॉर्मल में ही रहना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने शेयर किया है, बाकी तो विशाल जी ने बहुत अच्छे से कवर कर दिया। तो विशाल जी, चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप एक एक करके स्टार्ट करिए लेना। मैं पढ़ दूं क्वेश्चन विशाल जी, अगर आप परमिट करें तो। विशाल जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है भैया? यस यस, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपकी सुविधा के लिए। एक क्वेश्चन ये आया है, ये है सुरेंद्र जी रामपुरिया का। ये लिख रहे हैं कि अंडर द स्कीम इफ वी हैव 2 बिजनेस, द टर्नओवर शुड बी विदिन 1.5 करोड़ फॉर बोथ, और इट कैन बी इंडिविजुअली। बोथ इफ द पैन, इट इज टोटली पैन बेस्ड। जैसे भैया ने बोला 5 भी हैं तो एक ही रहेगा, तो 5 बिजनेस हो सकते हैं, 10 बिजनेस हो सकते हैं, बिजनेस जितने भी हो सकते हैं, टर्नओवर 1.5 CR ही रहेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इन्होंने, इनका नाम नहीं है, कैन आई स्विच फ्रॉम रेगुलर स्कीम टू कंपोजिशन स्कीम? You can switch from regular scheme to composition scheme, but only before the start of the financial year by filing some form on the GSTN portal. वो अगर आप करेंगे तो आपको साल के स्टार्ट में लेना पड़ेगा। अगर 1/4/2020 की बात करेंगे तो आपको 31/3/2020 से पहले ये पर्टिकुलर स्कीम को अवेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है, कैन ज्वेलरी स्टार्टअप बिजनेस गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, एनी लिमिटेशंस? Yes, anytime. The limitation are already what we have discussed. If you are having a store, जैसा भैया ने बताया ज्वेलर्स के लिए लोकली बिजनेस होता है, तो वैसा कोई लिमिटेशन है नहीं। बट अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि हम बाहर माल बेचेंगे, तो सर फिर आपके लिए लिमिटेशंस है। बट अगर आप अपने पर्सनल पोर्टल से, आपने विशाल ज्वेलर्स एंड .com कुछ बना लिया, उससे आप अगर कोई भी ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है कुलदीप जी से, ये पूछ रहे हैं, सर आई हैव वन क्वेश्चन, इफ द कंपोजिट स्कीम पर्सन will have to pay GST in every month or once in a 3 month, and now due to lockdown what is the GST filing date? It's once in 3 month. आपको एक बार में नहीं पेमेंट करना, हर महीने पेमेंट नहीं करना है, आपको 3 महीने में एक बार ही पेमेंट करना है। एंड द डेट टू पे इज 18th। आपको 18th हर 18th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, आप मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं अप्रैल में जून की, तो आपको पेमेंट करना है जुलाई 18 को। अब अगर आप कोविड की बात कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी मार्च में सर हम पेमेंट नहीं कर पाए, हम क्या करें, तो जनवरी फरवरी मार्च में जो आप पेमेंट नहीं कर पाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन किया है 7 जुलाई 2020 तक के लिए। 7 जुलाई 2020 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। दिस हैज बीन बॉट बाय नोटिफिकेशन नंबर 34/2020। यस, इसमें कोई इंटरेस्ट भी आपको नहीं लगेगा। जो नॉर्मल ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट भी हो रहा है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये डेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है विदाउट एनी इंटरेस्ट। Next, for manufacturer trader category, if the turnover is 1.5 CR, can we provide service up to 10% or is it limited to 5 lakh?
Now see, you can provide up to 10%, but that in any case that turnover cannot cross 1.5 CR, because from your question what I can get is कि आपका already 1.5 CR है sir. अगर आपका ऑलरेडी 1.5 CR है and you are talking about additional 10%, तो आप ऐसे भी स्कीम से बाहर चले गए. बट अगर मैं मान लेता हूं आपके एग्जांपल को सिंपल करने के लिए कि आपका टर्नओवर 1 लाख है, 1 करोड़ है, तो आपको 10% दैट इज 10 लाख रुपीस तक का अलाउड है सर्विसेज प्रोवाइड करना. मैं चाहूंगा सुरेंद्र जी रामपुरिया का ये क्वेश्चन है. सुनील जी, अगर सुरेंद्र जी है उनको अनम्यूट एक बार कर दिया जाए तो और थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी क्वेश्चन में. यस सुरेंद्र जी. सर ये क्वेश्चन ऐसा था कि जो 1.5 करोड़ लिमिट के अंदर ही हम पूछ रहे हैं. हाँ जी सर, तो अगर 1.5 करोड़ के अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर ही रहेगा. तो जैसे अगर 10% होता है 1.5 का 15 लाख, मतलब अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन करें 15 लाख का सर्विस दे सकते हैं. नहीं, रिवर्स कैलकुलेशन नहीं होगा ना सर इसमें, सॉरी 13 फॉरवर्ड कैलकुलेशन होगा. हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब 1,30,000 आप पकड़ लीजिए फॉर कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो 10% हो गया 13 लाख. तो आप 13 लाख तक की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. डन. वही क्वेश्चन. अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका. नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, under the scheme if we have two business, the turnover should be within 1.5 crore for both, or it can be individually. Already answered. It is both. Even if you have 5 business, 7 business, 10 business, or so many number of business in so many different states, the turnover is 1.5 CR only. ये क्वेश्चन है पारस दुग्गड़ जी का. If I sell the things through our own online portal in different state, can I go in a composition scheme? Yes, you can go in a composition scheme. This has been this is a relaxation being bought by department, and you can enjoy this particular scheme. आपको खाली ये चीज ध्यान रखनी है कि आप कोई ऐसे ई कॉमर्स पोर्टल से काम नहीं कर रहे हैं जो कि सेक्शन 52 में टीसीएस काटता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. अदरवाइज आप अपना पोर्टल बना के आप आराम से कर सकते हैं, आराम से सेल कर सकते हैं. बेसिकली क्वेश्चन सारे इतने ही हैं. अब किसी का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं फ्रीली, वी आर हियर. किसी का अगर कोई और भी क्वेरी है जो चैट बॉक्स में नहीं डाल पाया क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं. किसी का कोई क्वेरी है तो आप बताइए. सुनील जी आप एक बार टेकअप कर लीजिए. सुनील जी आप आर यू देयर? हाँ, यस सर, एक बार आप टेकअप कर लीजिए. किसी का कोई फर्दर क्वेरी है तो मैं देख रहा हूँ सर फेसबुक पे, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन है, फेसबुक पे कोई क्वेरी है तो आप ले लीजिए प्लीज. फेसबुक पे पारस दुग्गड़ जी ही पूछ रहे हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट का. सो मेरे ख्याल से वो उनका पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है कि अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट में ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू बेच रहा हूँ. ठीक है, ये क्लियर है. राइट. सो बहुत ही वंडरफुल डेलिब्रेशन विशाल जी. कॉम्पोजिशन स्कीम और ये जीएसटी का जो हुआ था मनोज जी की वजह से मेरे ख्याल से काफी हम लोगों का, मतलब एटलीस्ट मेरा, मैं कह सकता हूँ कि जो एक डर लगता है जीएसटी के नाम से, वो आप लोगों ने बहुत हद तक कम कर दिया हमारा. तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. मैं आगे का कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कल सुबह 10 बजे संजय घोड़ावत जी से मिल रहे हैं हम लोग शिखर स्वर प्रोग्राम में. संजय घोड़ावत जी संजय घोड़ावत यूनिवर्सिटी के ओनर है और साथ में संजय घोड़ावत ग्रुप के मालिक हैं. और हम साथ में मिलेंगे कल 3:15 बजे पुष्प जैन जी से जो केएलजे ग्रुप से हैं. और शाम को 7 बजे मिलेंगे अभिषेक कोटेचा जी और अभी पारक जी से, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट और ई वे बिल जीएसटी से रिलेटेड जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर में डेलिब्रेशन करेंगे. अब आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं मैं उससे पहले नितिन बोरा जी का कॉम्प्लीमेंट आया है. नितिन बोरा जी मेरे ख्याल से अब तक हमारे मेंबर बन चुके होंगे. उन्होंने मेंबर बनने का एक अश्योरेंस दिया था हमें जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे अपना वर्डप्रेस का. तो उन्होंने वर्डप्रेस के प्रोग्राम के बीच में बोला था दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ मेंबर नाउ. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ओम डागा जी हैं हमारे साथ में दिल्ली से, उनको अनम्यूट करूंगा और धन्यवाद ज्ञापन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा. ओम जी. जय जिनेन्द्र एवरीवन. आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशय वंदन. आज जीएसटी पर जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, उसके प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ सीए विशाल जैन फ्रॉम सिलीगुड़ी एंड श्री मनोज नाहटा जी फ्रॉम गुवाहाटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन बिहाफ ऑफ टीपीएफ नेशनल टीम I would like to express gratitude towards both these speakers for deliberating
on the GST issues. आपने इस कंपोजिशन स्कीम के पूरे प्रोविजंस को, जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो चेंजेस आए हैं, इसको डिटेल में आज जो भी ऑडियंस थे उनके सामने सब डेलिब्रेशन दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल वे में ये डेलिब्रेशन था. माइन्यूटली छोटे से छोटे इश्यूज को आपने इतने क्लियरली एक्सप्लेन करके और सबके जो कंसर्न थे चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आए थे उसका भी समाहित किया. सो ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल टीम एंड ऑल बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स, आई थैंक speakers Vishal Jain and moderator Manoj Nahata for today's deliberations. This was our 38th webinar in this lockdown period, and all credit from all TPF Parivar. Our national team needs a thumbs up because they have planned this webinar, such webinars for all viewers from our community to make this lockdown period a value addition for everyone. और इन वेबिनार को ऑर्गेनाइज कराने में नेशनल टीम के साथ साथ टीपीएफ दिल्ली प्रेसिडेंट श्रील जी लुंकर और गणेश जी बैद फ्रॉम कलकत्ता, इन दोनों का भी बहुत श्रम लग रहा है इसके अंदर. इसकी प्लानिंग और दिन के अंदर 3 सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, मतलब इट्स नॉट ए इजी टास्क. सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स आल्सो आई थैंक बोथ ऑफ दिस श्रील लुंकर जी और गणेश बैद जी in being at the forefront in organizing such seminars. Once again, I thank both these speakers, along with these speakers, all the participants who were on Zoom and who were on Facebook, who were taking benefit of the today's webinar. They also need very compliments. And again, requesting everyone to be a part of such seminar during this lockdown, whenever we are organizing, to be a part of such programs. So thank you once again, all of you. Jai Jinendra, over to Shreel. थैंक यू ओम जी. ओम जी, एक बात बताना चाहूंगा, सिर्फ 2 जनों के श्रम से इतना बड़ा कार्यक्रम सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. ये पूरी टीम का साथ है. और National team, along with I'm just aware about the 2 names, all of them who are connected with this organizing such webinars, Ankur ji, etc. They all need very compliments. Right. Thank you. इसमें मतलब चलिए अब कल मिलते हैं सुबह 10 बजे शिखर स्वर प्रोग्राम में अपने एक और प्रोग्राम के साथ में. होप ऑल ऑफ यू विल जॉइन अस देयर. और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें. अगर कोई टीपीएफ प्रोफेशनल, कोई तेराबंदी प्रोफेशनल अगर अभी तक मेंबर नहीं बना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर से मेंबरशिप ले और हमें कल सुबह फिर मिलते हैं. And one more thing, Shreel, one minute. Sir. आज हमारे स्पीकर विशाल जी थे. मतलब it very pleasant to see such young speakers at the forefront coming to deliberate. So Vishal, you need extra compliment from my side also, and we expect new youngcomers who are part of TPF to come forefront and whatever share their experience, share their knowledge with all of us, so that it will motivate other young TPF members who have not become members to be a part of TPF family, and this will motivate all of them. Thank you very much. Thank you so much. You people are providing this platform to young chartered accountants or young members who can come up and speak on the topic which they are interested in. Thank you so much. And इस particular seminar में कोई भूल चूक हुई तो उसके लिए क्षमा बारंबार. Thank you everybody.